अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ द GRMC स्कैनर विच डील्स विद अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शंस एंड विजुअल मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अकाउंटिंग, ऑडिट रिलेटेड इशू, रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शन एंड विजुअल मैकेनिज्म, 4 थिंग्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ऑडिट कमेटी के इंटरनल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, एक कंपनी है जो कि 1956 में इनकॉर्पोरेट एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, ऑन द 3 अक्टूबर 2011। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की 75 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 60 करोड़ है, टर्नओवर 150 करोड़ है। And because of the good overseas marketability company's product, the turnover of the company increase हो गई 210। ठीक है, 210 करोड़। ठीक है, एंड द सेक्रेटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी एडवाइज द कंपनी शुड हैव इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना है कि कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल है या नहीं है। द बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द अबव केसेस, कंपनी क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या वेदर इंटरनल ऑडिट इज कंपलसरी फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। एंड इन दिस गिवन केस द कंपनी हैड बीन एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इन द अगर कंपनी एक बोला है कि अगर कंपनी एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो क्या होता उसका प्रोविज़न। ठीक है, उस बारे में। एंड द टर्नओवर ऑफ द 31 मार्च वुड बी 190 करोड़। एंड व्हाट वुड योर आंसर? अगर टर्नओवर 210 नहीं होता, 190 होता तो आपका आंसर क्या होता? ठीक है, तो बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एप्लीकेबल है या नहीं है, और टर्नओवर 200 करोड़ से कम होता तो क्या होता, या फिर क्या कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है एज ए इंटरनल ऑडिटर या फिर नहीं। तो इन 3 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट के बारे में समझते हैं कि किस कंपनी के ऊपर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अलॉन्ग विद रूल 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट अकाउंट रूल 2014 बात करता है इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन के बारे में कि एवरी प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवाना है। ठीक है, इसका टर्न ओवर 200 करोड़ एंड मोर है तो उस कंपनी भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग गारंटी लोन बोरोइंग एक्सीड्स करता है 100 करोड़। ठीक है, एंड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इन द प्रेजेंट केस जो प्राइवेट कंपनी है उसका जो टर्नओवर है 200 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है, इस केस में उसको कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना बनता है। ठीक है, सेक्शन 138 बात करता है कि ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर, टर्नओवर 200 करोड़ मोर, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एंड लोन फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 100 करोड़ मोर, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ मोर, उस कंपनी के भी ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इस प्रेजेंट केस में जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कंपनी की वो एक्सीड कर रही है, इस केस में कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है। सेक्शन 138 और बताता है कि जो इंटरनल ऑडिटर होगा वो कंपनी वो कौन हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड सच अदर प्रोफेशनल एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था कि CS एज अ कंपनी का जो CS है वो क्या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपार्ट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, सम ऑफ द क्लास ऑफ कंपनीज इंटरनल ऑडिट भी मैंडेटरी, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी को इंटरनल ऑडिट भी मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो बताना है एज पर द सेक्शन 138 ऑफ द कंपनी सेट कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनी से बताता है कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनी को इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है और उनको इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना होगा। ठीक है, और वो कौन हो सकता है? कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड कंपनी और नेक्स्ट है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर है, टर्नओवर 200 करोड़ मोर है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल 100 करोड़ मोर है। नेक्स्ट है ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ एंड मोर है, उस कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर, प्राइवेट कंपनी के बारे में बात हो रही है, अभी हमने पब्लिक कंपनी के बारे में बात की है। देन बात करते हैं एवरी प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर जो है 200 करोड़ मोर है एंड आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग 100 करोड़ मोर है, उस कंपनी के ऊपर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज के ऊपर इंटरनल ऑडिट का प्रोविज़न एज पर द सेक्शन 138 मैंडेटरी हो जाता है एंड उस कंपनी को
एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर प्रोफेशनल इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। दिस अ चार्ट फॉर द इंटरनल ऑडिटर कि एवरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप डिपॉजिट्स 25 करोड़ मोर, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर, लोन बोरोविंग 100 करोड़ मोर एंड टर्न ओवर 200 करोड़ मोर। एंड प्राइवेट कंपनी में हमने देखा लोन बोरोविंग 100 करोड़ मोर एक्सीड कर रहा है, टर्न ओवर 200 करोड़ मोर, उस कंपनी के ऊपर सेक्शन 138 एप्लीकेबल हो जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन है कि एक प्राइवेट कंपनी है जो कि 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है एज अ प्राइवेट कंपनी एंड जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 65 करोड़ है एंड कंपनीज का जो प्रेजेंट ऑडिटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोप्राइटरी फर्म जो है वो वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन द ईयर 2014 में अपॉइंट हुआ था, ठीक है। एंड द टर्म ऑफ द सेट ऑडिटर इज गोइंग टू एक्सपायर होने वाला है एंड कंपनी क्या चाहती है, अपॉइंट करना चाहती है, रीअपॉइंट करना चाहती है सेम पर्सन को, ठीक है। क्या वो रीअपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है, हमें बताना है। हमें क्वेश्चन एक में बताया कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 65 करोड़ है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वेदर एक्स जो पर्सन जो है सैचुरी ऑडिटर उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है या नहीं, रीअपॉइंट का प्रोविजन बताना है इसमें। एंड इन द अबव केस इफ द इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन जो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, फर्म को दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अगर जो अगर वो फर्म ना होता, अगर इंडिविजुअल होता तो उसके बारे में उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है वो बताना है हमें। एंड इन द गिवन केस इफ पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ होता, ठीक है, एंड कैश क्रेडिट लिमिट एंड टर्म लोन फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक, लोन बोरोविंग कितना होना था 55 करोड़, तो क्या आंसर होता आपका, ठीक है। सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनी से बात करता है मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में कि ऑल द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 50 करोड़ और मोर है, ठीक है, उसको शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट, ठीक है। ऑल द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शैल हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ मोर शैल नॉट अपॉइंट और रीअपॉइंट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा है तो कर सकता है। एंड द इंडिविजुअल ऑडिटर ऑफ द, मतलब एक इंडिविजुअल 1 टर्म ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट हो सकता है इंडिविजुअल, ठीक है। ऑडिट फर्म अपॉइंट हो रही है फॉर द टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव, मतलब 5 साल के लिए 2 टर्म के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। कूलिंग पीरियड होगा इंडिविजुअल ऑडिटर्स हु हैज़ कंप्लीट, जिसने एक टर्म कंप्लीट कर लिया 5 ईयर का, उसके बाद वो नेक्स्ट 5 years में ऑडिटर अपॉइंट शैल नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर द 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ टर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंक्लूजन ये है कि इन द प्रेजेंट केस कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो एक्स कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी अपॉइंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 139 ऑफ द कंपनी से बात करता है रूल 5 के हिसाब से कि ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर शैल नॉट रीअपॉइंट और अपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। ऑडिटर को सेम प्रोविजन यहाँ पे कंटिन्यू किया इन्होंने। कूलिंग पीरियड फिर से वही बताया। हाँ, नेक्स्ट इन द प्रेजेंट केस द कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इस 5 करोड़ विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द 50 करोड़ है, ठीक है। तो एंड कंपनी हैज बोरोविंग फ्रॉम द बैंक्स इज 55 करोड़ एंड एक्सीडेड द लिमिट ऑफ 50 करोड़, द कंपनी कैन नॉट रीअपॉइंट एक्स ऑडिटर, मतलब कंपनी जो बोरोविंग की जो लिमिट है उसको एक्सीड करी, इस केस में कंपनी क्या कर सकती है, नहीं अपॉइंट करेगी या रीअपॉइंट नहीं करेगी एक्स फर्म को एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में। आंसर द फॉलोइंग इन द ब्रीफ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, ठीक है, इन द हेल्पिंग टू कर्ब द अक्यूरेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के टाइम पे ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट क्या हेल्प करता है। सेक्शन 188 ऑफ द कंपनी से बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में। प्रोवाइड्स दैट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी से एंटर नहीं करेगी, ठीक है। आपको ये करना है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेना है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, उसके बाद ही आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एंटर करोगे बाय द रेजोल्यूशन में, हाँ, ठीक है। तो कुछ रिलेटेड ट्रांजेक्शन बताए गए हैं जो कि रिलेटेड पार्टी से एंटर करेंगे। सबसे पहले सेल एंड परचेस और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले ऐसा कुछ करना है, तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, लीज कर रहे हो प्रॉपर्टी का, अवेलिंग एनी और रेंटिंग एनी सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट फॉर द परचेज और सेल ऑफ गुड्स मटेरियल रिलेटेड
पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, रिलेटेड पार्टी का अपॉइंटमेंट कर रहे हो किसी ऑफिस में या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे, उस केस में भी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ का अंडर राइटर अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, इन फॉलोइंग केसेस में आपको बोर्ड का रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, हैंस द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट ऑफ द सच ट्रांजेक्शन इट्स ओन इंपॉर्टेंस। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एक सिस्टम है फॉर कवर्इंग द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द अकरिंग एंड ऑडिट कमेटी वाइल द कंसिडर्ड द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट को भी कंसिडर करते हैं। इसलिए जो कंपनीज को क्या करना चाहिए, एक पॉलिसी बनानी चाहिए फॉर द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एंड द ट्रांजेक्शन बियॉन्ड द सर्टन लिमिट्स एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ द सर्टन नेचर रिक्वायर द प्री क्लियरेंस फ्रॉम द ऑडिट कमेटी। उनको एक पॉलिसी बनाना है कि कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो सर्टन लिमिट से अगर एक्सीड करेंगे तो उसको प्री क्लियरेंस मतलब ऑडिट कमेटी से पहले उसका क्लियरेंस अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही वो ट्रांजेक्शन आप एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के प्रोविज़न के बारे में पूछा है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एज पर द कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न के बारे में बताओ। तो हमें पता है सेक्शन नंबर 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट सॉरी बात करता है ऑडिट कमेटी के बारे में। तो आपको जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना है तो सबसे पहले आप ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लोगे। ठीक है, एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन जो कि 188 में गिवन है। ठीक है, बिटवीन द होल्डिंग कंपनी, अगर कोई ट्रांजेक्शन बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होल्डिंग और सब्सिडी के बीच में हो रहा है तो आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं भी चलेगा तो चलेगा। आफ्टर द सर्टन लिमिट्स अप्रूवल ऑफ द बोर्ड इज रिक्वायर्ड एंड अबव, अगर उससे ज़्यादा लिमिट कर रहे हो, जो लिमिट स्पेसिफाइड है उस लिमिट तक आपको ऑडिट कमेटी एंड बीआर का अप्रूवल चाहिए। ठीक है, और उस लिमिट से एक्सीड कर रहे हो तो आपको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है। नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट वोट वेयर, अगर मेंबर जो कि इंटरेस्टेड है या फिर रिलेटेड पार्टी है उस रेजोल्यूशन में, वो वोट नहीं करेंगे। बट as per the if the 95% of the members are related party then the members can vote। अगर 95% if 95% or more members are related party है then members vote कर सकते हैं। as per the provision of the section 1 approval of the board is not required where the transaction are on the arm's length price। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है एंड आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो रही है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, बोर्ड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एंड अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग और सब्सिडी। होल्डिंग कंपनी एंड होल्डिंग और सब्सिडी के बीच में ट्रांजेक्शन और उस केस में भी जो मेंबर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में। एंड एज पर द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, ठीक है, फॉलोइंग के ऊपर सेक्शन नंबर 188 188 का जो प्रोविज़न है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी आपस में किसी गवर्नमेंट कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है, या फिर एनी गवर्नमेंट कंपनी क्या करी अदर देन द लिस्टेड कंपनी हैज़ ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एंड कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने अगर अप्रूवल ले लिया, उनके ऊपर सेक्शन 188 मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो एज पर द LODR रेगुलेशन नंबर 2 ऑफ द सेबी LODR बात करता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स और मतलब होता है रिसोर्स और सर्विसेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन द लिस्टेड एंटिटी एंड अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, मतलब किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ आप कोई ट्रांजेक्शन एंटर करो उसे कहेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहते हैं। वेदर प्राइस चार्ज एंड अ ट्रांजेक्शन विच रिलेटेड पार्टी शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू इंक्लूड अ सिंगल ट्रांजेक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन भी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 23 ऑफ LODR बात करता है रिलेटेड मॉनिटरिंग ऑफ RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के मॉनिटरिंग के बारे में कि लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, एक पॉलिसी बनाएगी फॉर द ऑन द मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। जो भी आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसकी मटेरियलिटी के बारे में, मटेरियलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एंड आपको क्या करना है, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करोगे सबके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना है, किससे, ऑडिट कमेटी से। एंड ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑमनिबस अप्रूवल भी दे सकती है। ऑमनिबस अप्रूवल मतलब होता है मतलब पहले से ही जितने साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन उसके लिए अप्रूवल पहले से ही दे दिया जाएगा। एंड मे ग्रांट द ऑमनिबस अप्रूवल फॉर द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ऑमनिबस अप्रूवल देने से पहले कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना है। सबसे पहला कंडीशन जो है, ऑडिट कमेटी शैल ले डाउन द क्राइटेरिया फॉर ग्रांटिंग द ऑमनिबस अप्रूवल। एक पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी के हिसाब से आपको ऑमनिबस अप्रूवल देना है। ठीक है,
ठीक है। एंड जो ऑमनिबस अप्रूवल होगा वो रिपीटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए होगा। एंड ऑडिट कमिटी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ रिगार्डिंग द नीड ऑफ द ऑमनिबस अप्रूवल। उनको लगना चाहिए कि ऑमनिबस अप्रूवल रिक्वायर्ड है एंड सच अप्रूवल इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी के इंटरेस्ट में होना चाहिए। एंड ऑमनिबस अप्रूवल में स्पेसिफाई करेंगे कि नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी कौन है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किस तरीके से, पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होगी ट्रांजेक्शन की, ये सारा कुछ इसमें पहले से ही स्पेसिफाई होगा उस ओमनिबस अप्रूवल में, ठीक है। द इंडिकेटिव बेस प्राइस क्या होगा, करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस क्या होगी, सारा कुछ आंसर से द कंडीशन स्पेसिफाइड provided where the need for the related party transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, the audit committee may grant the omnibus approval for such transactions where मैक्सिमम जो ट्रांजेक्शन की जो लिमिट होगी वो 1 करोड़ होगी ऑडिट ओमनिबस अप्रूवल में। नेक्स्ट अंदर ऑडिट कमेटी शैल रिव्यू एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे, जो भी आपने ओमनिबस अप्रूवल दिया उसको रिव्यू कौन करेगा, ऑडिट कमेटी को रिव्यू करेगी क्वार्टरली बेसिस पे। एंड दैट क्वार्टरली बेसिस पे दैट डिटेल ऑफ रिलेटेड बाय ट्रांजेक्शन एंटर इनटू बाय लिस्टेड एंटिटी अंडर द ओमनिबस अप्रूवल एंड सच ओमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर द जो भी ओमनिबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी ग्रांट करेगी, ठीक है, वो मैक्सिमम 1 ईयर्स तक ही वैलिड होगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रूवल ऑफ शो इंटर ऑल द, हमने देखा था कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसको आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव करवाना है एंड उसके बाद ऑडिट कमेटी से भी अप्रूव करवाना है, ठीक है। बट अगर कोई मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उस केस में आपको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए, ठीक है, उस केस में आपको शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए इन दी जनरल मीटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पशन के बारे में कि आपको रेगुलेशन नंबर जो 23 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को वो एप्लीकेबल नहीं हो किस कंपनी को, कोई गवर्नमेंट कंपनी आपस में, 2 गवर्नमेंट कंपनी आपस में ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है, या फिर होल्डिंग कंपनी होल्डिंग और सब्सिडी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस केस में भी आपको ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में। सेक्शन नंबर 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है सेक्रेटरी ऑडिट के बारे में कि फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट मैंडेटरी है। एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी जिसका बिड शेयर कैपिटल 50 करोड़ मोर है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर पब्लिक यहाँ पे पब्लिक कंपनी, यहाँ भी पब्लिक कंपनी जिसका बिड शेयर कैपिटल 50 करोड़ एंड मोर है एंड पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ एंड मोर है एंड एवरी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन बोर्डिंग एक्सीड करती है 100 करोड़ रुपीस और मोर, ठीक है, उस कंपनी के पास सेक्रेटरी ऑडिट का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होता है। आपको सेक्रेटरी ऑडिट करवाना पड़ेगा बाय द पीसीस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। वो क्या करेगा, सर्टिफाई करेंगे कि आपकी कंपनी के ऊपर जो भी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल है आप उसको कंप्लाई कर रहे हो, सभी के रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हो इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, और वो क्या करेंगे एक रिपोर्ट बना के सबमिट कर देंगे कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएफआर इज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। एनएफआर के बारे में बताना है। सेक्शन नंबर 132 ऑफ द कंपनी से बात करता है एनएफआर के बारे में, ठीक है। एनएफआर का मेन पर्पस बताना है, एनएफआर के प्रोविजंस के बारे में बताना है। एनएफआर के एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, स्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुआ है। इसका काम क्या होता है, जितने भी ऑडिटिंग प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, उनको ओवरसी करना, उनके वर्क को ओवरसी करना, उनकी परफॉर्मेंस को ओवरसी करना, कंट्रोल करना, ठीक है। एंड The NFR has established as an independent regulator है for the enforcement of auditing standard को enforce करने के लिए and ensure करता है कि जो भी accountants हैं, chartered accountants को quality of services provide करें and strengthen the independence of the audit firm and therefore enhance the investors, जिसकी वजह से investors का जो trust है वो build up होता है, public confidence increase होता है and in the financial disclosure of the company. The power and function of NFR has majorly related to the oversee of auditing profession, ठीक है। नेक्स्ट फॉलोइंग आर द पॉइंट्स टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं एनएफआर के टू इन्वेस्टिगेट, आइदर सुबह मोटो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल के किसी भी प्रोफेशनल के मिसकंडक्ट के, अगर किसी प्रोफेशनल ने मिसकंडक्ट किया उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एज ए मेंबर। नेक्स्ट है टू मेक द रिकमेंडेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है किस चीज़ के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए एंड ऑडिटिंग पॉलिसीज़ के लिए कि उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। रिकमेंडेशन देगा, अप्रूव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव करेगी। नेक्स्ट है टू मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट द कंप्लायंस रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिट पॉलिसी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट पॉलिसी को मॉनिटर करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना, ओवरसी करना, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं एंड एसोसिएटेड पर्सन हैं उनकी सर्विसेज को ओवरसी करना। नेफ्रा शैल हैव अ इक्विवेलेंट
पावर एज अ सिविल कोड, ठीक है, इक्विवेलेंट पावर एज अ सिविल कोड अंडर द CPC 1908 की इक्विवेलेंट पावर होगी लाइक डिस्कवरी प्रोडक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट सबनिंग एनफोर्सिंग ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है अनदर डॉक्यूमेंट सेम एज अ सिविल कोड। नेक्स्ट नफरा में इम्पोज पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है, कितना 1 लाख विच में एक्सटेंड टू द 5 टाइम्स, ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर फर्म है तो 10 लाख विच में एक्सटेंड टू द 10 टाइम्स अगर फर्म है तो, ठीक है, ये कुछ पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, नफरा के पास पावर है। नफरा में कंसिडर्ड एन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस रिव्यू ऑडिट, ठीक है, जितने भी ऑडिट या ऑडिटर फर्म है उसकी मॉनिटर करता है, उसकी कंप्लाइंस को रिव्यू किया जाता है, ठीक है। जो इतने भी सारे हमें भी पावर पड़े नफरा के, ये क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ये सिर्फ इंक्लूसिव है। नेक्स्ट विजल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में बताना है कि एवरी लिस्टेड कंपनी को एंड कंपनीज बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज को करना है, विजल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है। एंड ऐसी कंपनी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ऐसी कंपनी जिसकी बोरोवर्ड मनी कितनी है, एक्सीड करती है 50 करोड़, उसको विजल मैकेनिज्म विसल ब्लोअर पॉलिसी बोल सकते हैं, विसल ब्लोअर मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं सजेस्ट द सुटेबल स्ट्रैटेजीज बतानी है इनको टू द बोर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट विजिल मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए एज पर द कंपनीज एक्ट एंड एज पर द सेबी LODR। सेक्शन नंबर 177 ऑफ द सेक्शन 177 सब्सेक्शन 9 ऑफ द कंपनी से बात करते हैं कि एवरी लिस्टेड कंपनी को एंड सच कंपनी एज प्रिस्क्राइब उनको स्टैब्लिश करना है विजिल मैकेनिज्म फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय को, ताकि वो अपने जेन्युइन कंसर्न को रिपोर्ट कर सके हायर मैनेजमेंट में, ठीक है। रूल 7 बताता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड कंपनी बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लास के लिए विजिल मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना है, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एंड कंपनी विच हैव जिसकी बोरोवर्ड मनी कितनी एक्सीड 50 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करती है, उन कंपनी को विजिल मैकेनिज्म जो है वो स्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट है विजिल मैकेनिज्म अंडर द सेबी LODR। रेगुलेशन नंबर 22 ऑफ द सेबी LODR बात करता है कि एवरी लिस्टेड एंटिटी को स्टैब्लिश करना विजिल मैकेनिज्म फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय to report their general concern about the unethical behavior and suspected fraud and violation to the higher management, ठीक है। in the conclusion is the company is a listed company, that's it। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ NFRA के फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। सेक्शन 132 बात करता है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ NFRA मेंटेन द जितने भी ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं कंपनीज में उन सबकी डिटेल मेंटेन करके रखेगा, रिकमेंड करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड फॉर द अप्रूवल ऑफ द बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनिटर करेगा एनफोर्स करेगा कंप्लाइंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है। एंड और क्या पावर है NFRA के पास, ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बाय द प्रोफेशनल गिवन बाय द प्रोफेशन, प्रमोट करेगा अवेयरनेस इन रिलेटेड टू कंप्लाइंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना है, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करेगा, कोऑपरेट करेगा नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स से कोऑर्डिनेट करेगा एंड ओवरसी करेगा अडेरेंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को परफॉर्म करेगा सच एज द फंक्शन एज मे बी नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग पावर ऑफ NFRA। सेक्शन 132 अगेन पावर ऑफ NFRA के बारे में बताया कि क्या क्या पावर है NFRA के पास। सेक्शन 132 बात करता है NFRA के पावर के बारे में कि हैव अ पावर टू इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सुबो मोटो ऑन द रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द मेंबर ऑफ द। यहाँ पे एक प्रोविजन लिखा है कि अगर NFRA ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया तो कोई भी अदर बॉडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी किसके लिए, जो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। एंड हैव अ पावर एज अ सेम लाइक अ सिविल कोर्ट की तरह पावर एज पर द CPC 1908 डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक इशूइंग कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द प्रोफेशनल्स एंड अदर मिसकंडक्ट प्रूव, तो वो पेनल्टी भी ऑर्डर कर सकता है। पेनल्टी कितनी ऑर्डर कर सकता है, पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, डिबार कर सकता है किसी मेंबर्स को टू अपॉइंट एज ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, वो पर्सन इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। एंड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी काम नहीं कर सकता फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ विच मे एक्सटेंड टू द 10 years। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर के बारे में बताना है। इंटरनल विसल ब्लोअर, एक्सटर्नल विसल ब्लोअर, एलुमनी, ओपन, पर्सनल, इम्पर्सनल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट विसल ब्लोअर। दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर।
नेक्स्ट बात करते हैं राइट अ शॉर्ट आउट ऑन द विसल ब्लोइंग अंडर द सार्बेज ऑक्सली एक्ट 2002। ठीक है, विसल ब्लो के जो प्रोविज़न है वो सार्बेज ऑक्सली एक्ट 2002 के में भी बताना है। 302 ऑफ द सार्बेज ऑक्सली एक्ट 2002 बात करता है कि विच इज़ इनेक्टेड बाय द यूएस कॉन्फ्रेंस टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाय इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी को एक्यूरेट करने के लिए। ठीक है, एंड इन द कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर फॉलोइंग आर द प्रोविजन फॉर द विसल ब्लोअर के लिए कुछ प्रोविजन बताए थे सेक्शन नंबर 302 ऑफ द सर्विस ऑक्सली एक्ट 2002। ठीक है, एंड मेक इट इलीगल टू डिस्चार्ज एंड डिमोट, सस्पेंड, द थ्रेटन, द हरास। ठीक है, ये सारी चीज़ इलीगल होनी चाहिए। एंड स्टैब्लिश अ क्रिमिनल पेनल्टीज अप टू द 10 years फॉर द एग्जीक्यूटिव्स जो कि ऐसा कुछ काम लेजिटिमेट ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, एंड रिक्वायर द बोर्ड ऑडिट कमिटी टू स्टैब्लिश अ प्रोसीजर। ठीक है, एक प्रोसीजर स्टैब्लिश करो। ठीक है, विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को सुनने के लिए। अलाउ करो सेक्रेटरी ऑफ द लेबर टू ऑर्डर अ कंपनी टू री हायर एंड टर्मिनेट द एम्प्लॉय विद नो कोर्ट हियरिंग। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया, हायर मैनेजमेंट कुछ गलत किया, तो विदाउट कोर्ट हियरिंग उसको टर्मिनेट किया जाए। एंड गिव अ विसल ब्लोअर the right to jury the trial by passing a month or year for administration hearing। कम से कम टाइम में उनको सोल्यूशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ब्रीफली एक्सप्लेन द विजल मैकेनिज्म अंडर द सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग विजल मैकेनिज्म। अगेन विजल मैकेनिज्म के बारे में बताया पूछ रहा है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी को फॉर्मुलेट करना है एक विजल मैकेनिज्म पॉलिसी फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयर्स ताकि वो अपनी जनरल कंसर्न इशूज़ को रिपोर्ट कर सके हायर मैनेजमेंट तक। एंड विजल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एडुकेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन फॉर द एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स एंड अदर पर्सन जो कि वो मैकेनिज्म को अवेल करते हैं। एंड द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी का जो चेयरमैन होगा उसको डायरेक्ट एक्सेस होगा विजल मैकेनिज्म का। एंड द लिस्टेड कंपनी सेल डिसेमिनेट जो भी डिटेल होगी विजल मैकेनिज्म की वो डिटेल को आप कहाँ डिसेमिनेट करोगे विसल ब्लोअर पॉलिसी में, एंड अपनी वेबसाइट पे भी आपको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट द डिस्क्लोज रिगार्डिंग द डिटेल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजल मैकेनिज्म जो आपने स्टैब्लिश किया है, विसल ब्लोअर पॉलिसी जो आपने मेंटेन किया है, इसकी डिटेल आपको वेबसाइट पर पब्लिश करना है। एंड दैट नो पर्सनल हैज़ डिनाइड एक्सेस टू द ऑडिट कमिटी शैल बी मेड इन द सेक्शन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट और जो भी आप एनुअल रिपोर्ट दोगे उस एनुअल रिपोर्ट में एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सेक्शन होता है, उस सेक्शन में आप बताओगे कि हमने विजल मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया है, उसके डिस्क्लोजर दोगे। ठीक है।